हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है करिकुलम प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आईडी, इट मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लेटेस्ट जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया कि आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से इस टर्म को जाना जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम किस प्रकार से बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को प्लान कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक रहता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, करिकुलम शुड बी नीड बेस्ड, यानी कि पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? आवश्यकता पर आधारित। हम लोग बच्चे के लिए उन एक्टिविटीज को सेलेक्ट करेंगे जो बच्चे की नीड्स को फुलफिल करती हो। ऐसी हम कोई भी एक्टिविटीज को सेलेक्ट नहीं करेंगे जो बच्चे के लिए यूजफुल ना हो, या हम लोग ऐसी एक्टिविटीज को सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसको सिखाने के उपरांत बच्चे में किसी भी प्रकार से इम्प्रूवमेंट ना पाई जाए। और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था कि करिकुलम शुड बी लेवल बेस्ड। लेवल बेस्ड मतलब कि स्तर पर आधारित होना चाहिए। स्तर पर आधारित हम बोल सकते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। सपोज करो कि अगर बच्चा कोई 4th क्लास का बच्चा है तो हम 4th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसके लिए एक्टिविटीज लेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम बच्चे के लिए 8th क्लास की एक्टिविटीज को हम लोग 4th क्लास के बच्चे के लिए करें, या हम स्पेशल बच्चे के लिए जैसे कोई एक्टिविटीज को सेलेक्ट कर रहे हैं जो उसका स्तर है। स्तर हम लोग कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल जो भी उसके डिसेबिलिटी का उसका आईक्यू लेवल है या फिर उसके डिसेबिलिटी लेवल है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। एंड थर्ड वन इज गोल ओरिएंटेड। करिकुलम शुड बी गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड बोलते हैं हम लक्ष्य आधारित। मतलब कि हम जब भी पाठ्यक्रम बच्चे के लिए तैयार करते हैं तो क्या होना चाहिए? लक्ष्य आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई यूजलेस, कोई एमलेस सी चीज जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो उसको हमने सिखाने के लिए बच्चे के लिए लिया। जिसका सिखाने के उपरांत हमारा जो लक्ष्य की प्राप्ति हो, हमने उसी लक्ष्य को बच्चे के लिए उन्हीं एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना है। एंड फोर्थ इज एज बेस्ड। करिकुलम शुड बी एज बेस्ड, यानी कि आयु आधारित होना चाहिए। आयु आधारित यानी कि बच्चे की जो एज है उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये मैं आप लोगों को ज्यादा ब्रीफ में नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ये मैंने लास्ट क्लासेस में भी आप लोगों को बता दिया है। अब एज बेस्ड मतलब कि बच्चे की एज, अभी सपोज लीजिए कि अगर कोई बच्चा जैसे 15 इयर्स की गर्ल्स हैं, है ना, तो उनके लिए हम लोग बच्चे के लिए कौन सा, गर्ल्स के लिए हम लोग एक्टिविटीज को, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है तो उसको हम बच्चे के लिए ले सकते हैं। कोई बॉय है अगर 15 ईयर का तो उसके लिए हम शेविंग ले सकते हैं। अगर कोई 5 इयर्स का बच्चा है तो उसके लिए हाइजीन में हम सिंपल सी चीजें लेते हैं कि हम नोज क्लीन करना, हैंड वॉश करना। तो इन सब चीजों को हम लोग अर्ली एज में ले सकते हैं। तो हम लोग बच्चे की एज को ध्यान में रखेंगे, उसके उपरांत ही हम लोग बच्चे के लिए गोल्स को सेलेक्ट करते हैं। एंड करिकुलम शुड बी अप टू डेट। आज के दौर का होना चाहिए। दौर का आज के दौर का मतलब कि आज हम लोग कौन कौन से, जैसे हम आईसीटी बेस्ड चीजों को ज्यादा बच्चों से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों को ज्यादा लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो आज कौन कौन से हम कह सकते हैं करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं,
किन चीजों को ज्यादा सिखाने से, किन चीजों के माध्यम से हम बच्चे में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, उन चीजों को लेंगे। तो पाठ्यक्रम में हम उन्हीं एक्टिविटीज को सिलेक्ट करेंगे जो कि आज के दौर की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जो पुरानी हम लोग बहुत समय पुराने जो वक्त से हम लोग यूज में ला रहे थे चीजों को, उसी को हम लोग कहीं लिमिटेड रहे। एंड sixth point is curriculum should be comprehensive, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम हमारा विस्तृत होना चाहिए। जब भी हम लोग बच्चे के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, विस्तृत हम कह सकते हैं कि हम लोग बच्चे के लिए एक ही एरिया से एक्टिविटी को नहीं लेंगे। जैसे मैंने बच्चे के लिए अगर हाइजीन का लिया है, उसी के साथ ही साथ में एकेडमिक एरिया से भी एक्टिविटीज को सिलेक्ट करूंगी। मैं बच्चे के लिए योगा है, जरूरी नहीं है कि मैं बच्चे के लिए ओनली एकेडमिक पे ही फोकस कर रही हूँ, या फिर मैं हाइजीन जो एरियल एक्टिविटीज है उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ। उसी के साथ ही साथ मैं म्यूजिक है, ड्रामा है, या मैं प्लेवे के थ्रू जो भी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करूंगी, सो दैट बच्चे में मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। इंटीग्रेट कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही है कि हम लोग ओवरऑल हर एरिया से बच्चे के लिए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, योगा में है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अदर जो भी फिजिकल एक्टिविटीज में भी है, गेम्स हैं, तो उन सब चीजों को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे पाठ्यक्रम में। एंड सेवेंथ हमने बोला कि करिकुलम शुड बी क्रिएटिव। हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमारा क्रिएटिव होना चाहिए। जब एक स्पेशल एजुकेटर क्रिएटिव होगा तो ऑब्वियस है वो जो पाठ्यक्रम को तैयार करेगा वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रिएटिव होगा। अब उसमें हम लोग बच्चे के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का या कलरिंग का थ्रू हम लोग वेरियस एक्टिविटीज को हम बच्चे के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिससे क्रिएटिविटी, बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे और बच्चा उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी कहीं ना कहीं उसमें एंथुसियाज्म बोलते हैं कि उत्सुकता बनी रहे, जिससे बच्चे में मैक्सिमम ग्रोथ या डेवलपमेंट हो सके। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स कि इनको हमें ध्यान में रखना है। पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया, लेकिन आज जो मैं मेनली आपको चीज को क्लियर करना चाहती थी वो है कि हम बार बार कह रहे हैं कि एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एज क्या रहती है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना है। बहुत सारे हमारे डिप्लोमास के स्टूडेंट्स हैं, बीएड में, इवन एमएड में भी जब क्वेश्चन पेपर में आता है थ्योरी में तो पूछा जाता है राइट डाउन वेरियस, या हम कह सकते हैं कि राइट डाउन या प्रिपेयर करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एट सेकेंडरी या प्री प्राइमरी लेवल। तो उस टाइम पे बच्चों को ये रहता है कि अरे मैम ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो उसमें अगर हमें बच्चे का एज पता होगा और बच्चे के लिए जो क्लासिफिकेशन किया है कि किस अकॉर्डिंग, किस एरिया में बच्चा किस लेवल के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो बच्चा इजीली उसको प्रिपेयर कर सकता है। तो आज जो मेरा इन सब चीजों को बताने का मेनली मोटो यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन से एज लेवल रहता है, किस क्लासिफिकेशन क्या रहती है, वर्गीकृत कैसे करते हैं हम बच्चों को, कैसे हम पता लगाते हैं कि पाठ्यक्रम को अगर तैयार करना है तो किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं बौद्धिक अक्षम बच्चों की, तो NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIMH, बहुत बारी पूछा भी जाता है ये कि NIMH का क्या फुल फॉर्म है, चाहे रीच के एग्जाम है या फिर प्रैक्टिकल आप कहीं भी एग्जाम देने के लिए गए हैं तो पूछा भी जाता है कि NIMH की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडिकैप्ड।
नेशनल इंस्टीट्यूट हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का ये इंस्टीट्यूट संस्थान है फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, जो कि बच्चे बौद्धिक रूप से मानसिक तौर से विकलांग हैं, उन बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, जिसके माध्यम से बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को बनाना या उसको प्रिपेयर करना इजी हो। तो NIMH ने वर्गीकृत किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को एज पर एज और उनके लेवल के अकॉर्डिंग कि उनका डिसेबिलिटी का लेवल क्या है और उनकी क्या एज है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है, जिसको मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, आप लोगों को मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि NIMH की क्या फुल फॉर्म है और कहाँ है ये सिकंदराबाद में है। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, जो कि सिकंदराबाद में पाया जाता है। प्री प्राइमरी, जिसमें हम बोलते हैं पूर्व प्राथमिक, इसका एज ग्रुप रहता है 3 to 6 इयर्स, यानी कि 3 से 6 साल के 3 से 6 वर्ष के बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं। एंड इसके बाद में हमारा आता है प्राइमरी फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक 1। अब इस एज ग्रुप में आते हैं हमारे 7 to 10 इयर्स के बच्चे। सेकेंडरी, इसमें हमारे 11 to 14 इयर्स के बच्चे आते हैं। ये हमें बहुत जरूरी रहता है जानना, है ना। इसके बाद में प्री वोकेशनल फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पूर्व व्यावसायिक, जिसका एज ग्रुप है 15 to 18 इयर्स। एंड उसके बाद में हमारा आता है वोकेशनल व्यावसायिक, जिसका एज ग्रुप आता है हमारा 18 अबव, है ना। अब इसमें हम लोग लिखेंगे ओवर 80%, ये मैं आप लोगों को साथ के साथ एक्सप्लेन भी करूंगी। 80%, 80% ये हमने क्यों दिया गया है हमारा कि प्री प्राइमरी हम बोलते हैं पूर्व प्राथमिक 3 से 6 साल के बच्चों को हम लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब भी बच्चा 80%, NIMH ने बोला कि जब भी हम बौद्धिक अक्षम बच्चों के साथ में काम करते हैं तो एटलीस्ट बच्चों का 80% हम कह सकते हैं कि बच्चे में उपलब्धि अचीवमेंट होना बहुत जरूरी रहता है। अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं तो हमारा नॉर्मली हम बोलते हैं कि 100% बच्चे का रिजल्ट आना बहुत ही जरूरी रहता है। लेकिन इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड होता है, बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, दैट्स वाई इनके लिए 80% को एटलीस्ट माना गया है कि जब बच्चा प्री प्राइमरी क्लास में 80% को अचीव कर लेगा, 3 से 6 साल के बच्चे को हम प्री प्राइमरी क्लास में डालेंगे। जब वो क्लास में 80% तक अचीव कर लेता है, जो भी हमने पाठ्यक्रम को तैयार किया है, उसमें जो भी गोल्स को हमने सेलेक्ट किया है, उसको 80% परिशुद्धता के साथ में विद 80% ऑफ एक्यूरेसी के साथ जब बच्चा सीख जाता है तो वो किस में जाएगा, प्री प्राइमरी फर्स्ट में जाएगा। प्री प्राइमरी फर्स्ट हम बोलते हैं प्राथमिक फर्स्ट में जाएगा, जिसमें एज ग्रुप कितना रहता है 7 to 10 इयर्स का। लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्लास दिया हुआ है कि प्री प्राइमरी फर्स्ट ही फर्स्ट है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड भी बनाएंगे। सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकंड बना लिया। अब प्राइमरी सेकंड का हम लोगों ने क्यों बनाया, क्योंकि जो बच्चा लेस देन 80%
हो सकता है कि ड्यू टू ऑफ सीवियरिटी बच्चा 80% परिशुद्धता के साथ में टास्क को नहीं सीख पाया, जो भी हमने पाठ्यक्रम लिया है। तो उस स्थिति में हम बच्चे को ऐसा नहीं करेंगे, हम 3 साल का मिनिमम पीरियड देते हैं कि बच्चा 3 साल में उस पाठ्यक्रम को सीख जाए। जब नहीं सीख रहा है तो हम उसके लिए सेकेंड क्लास भी दी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेकेंड। ये फर्स्ट है। अगर बच्चे ने प्री प्राइमरी में सीख लिया तो हम लोग उसको प्री प्राइमरी फर्स्ट में डालेंगे, और अगर लेस देन 80% से कम सीखता है देन हम उसको सेकेंड क्लास में डालेंगे, जो है प्राइमरी सेकेंड में। और इसका एज ग्रुप कितना रहता है? 9 to 14 ईयर्स। 9 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हम लोग प्राइमरी सेकेंड, क्योंकि हम लोग उसको ऐसा नहीं है कि हम लोग सेमी क्लास में उसको बिठा करके रखेंगे 6 साल 7 साल, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम उसके लिए प्राइमरी सेकेंड में, जिसमें उसी के लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को तैयार किया जाता है। अब हम लोगों ने बात किया कि प्राइमरी सेकेंड। अब सेकेंडरी का हम लोगों ने बोला कि 11 to 14 ईयर्स का है। जब बच्चे ने प्री प्राइमरी फर्स्ट से प्राइमरी फर्स्ट में चला गया, वो प्राइमरी फर्स्ट में चला गया, तो हमने क्या किया, उसको प्राइमरी फर्स्ट में भी उसने 80% के साथ में एक्यूरेसी के साथ टास्क को सीख लिया, हमने उसको सेकेंडरी क्लास में डाल दिया। अब सेकेंडरी का एज ग्रुप कितना है हमारा? 11 to 14 ईयर्स है। एंड सेकेंडरी में जब वो अचीव कर लेता है तो हम लोग उसको सेकेंडरी क्लास में भी वो 80% के साथ में सीख जाता है टास्क को, हम लोग उसको प्री वोकेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाता है, अब प्री वोकेशन में भी नहीं सीख रहा है। अब बच्चे ने क्या किया, यहाँ से हम बोल सकते हैं सेकेंडरी में नहीं सीखा, लेस देन 80% है उसका, अगर तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अनदर एक क्लास हमने बनाई है जिसको हम बोलते हैं प्री वोकेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ सेकेंड। प्री वोकेशन सेकेंड में एज ग्रुप कितना रहता है हमारा? 15 to 18 ईयर्स, 15 से 18 वर्ष के बच्चे में। अगर सेकेंडरी में उसने सीख लिया तो हम उसको प्री वोकेशन फर्स्ट में डाल देंगे। अगर बच्चा नहीं सीख पाया तो हम लोग उसको लेस देन अगर 80 है तो हम उसको सेकेंड क्लास में डाल देंगे। तो इस तरह से एज ग्रुप को बनाया होता है। प्री वोकेशन फर्स्ट का है, 80% सीख लिया तो उसको व्यावसायिक एरिया में। अब प्री वोकेशन में पूर्व व्यावसायिक हम बोल सकते हैं कि जब भी हम बच्चे को कोई भी व्यावसायिक कौशलों को सिखाते हैं तो उससे पहले के कौन कौन से प्री वोकेशन मतलब उससे कौन कौन सी ऐसे टास्क की जरूरत रहती है बच्चे को सिखाने के लिए, या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए जिसके माध्यम से बच्चा कहीं ना कहीं चीजों को सीख पाए। तो वो प्री वोकेशनल में हमारा क्या आता है, टोटली हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के लिए जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा तो हम उसके लिए 18 अबव बच्चे के लिए वोकेशनल एक्टिविटीज को, जिससे वो अर्निंग का सोर्स, अब हम लोग उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि ओनली वो एकेडमिक एरिया पे शैक्षणिक एक्टिविटीज पर ही कहीं ना कहीं फोकस किए रहे। तो ऐसी स्थिति में हम उसके लिए क्या करेंगे, 18 से अबव का होगा तो हम उसको पिकल मेकिंग का, अब हम लोग इसमें भी बहुत सारी हमारी चीजें रहती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। एंड उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि वो हो सकता है कि ओपन एम्प्लॉयमेंट, खुले रोजगार हम बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं सेल्फ मतलब स्वयं रोजगार, कि यदि बच्चा खुद से कर सकता है तो उसको हम लोग जैसे पिकल मेकिंग है या फिर कैंडल मेकिंग है या कोई भी चीजों को बच्चा कर लेता है, मेहंदी मेकिंग का है, जिससे बच्चे अर्निंग का सोर्स भी कर सकता है, तो उसको हम क्या करें, स्वयं रोजगार के लिए उसको तैयार करेंगे। नहीं तो हम क्या ओपन एम्प्लॉयमेंट का भी रहता है हमारा कि खुले रोजगार है, उसके लिए भी हम लोग बच्चे की ओर तैयार करते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ हमारा ये तो था जो कि बच्चे कर सकते हैं, है ना, जो हम कह सकते हैं जिनका सीवियरिटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे भी रहते हैं हमारे। प्रोफाउंड मतलब कि जिनका जो लेवल है, डिसेबिलिटी लेवल है, वो क्या रहता है बिलो 20 या 25, वो दोज आर बेड रिडन बच्चे, तो उनको हम लोग किस में डालते हैं, केयर ग्रुप में। केयर ग्रुप हम बोलते हैं कि
जो हमेशा उनको नीड रहती है सपोर्ट की दूसरे की, विदाउट अदर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट की, असिस्टेंस के वो कभी भी कुछ भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लाइफ को लीड करने के लिए हमेशा किसी ना किसी को हेल्प की जरूरत रहती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, सेपरेट ग्रुप। सेपरेट ग्रुप में हम बोल सकते हैं कि नो एम्बुलेंट्री। कौन कौन से आएंगे इसमें, जिनके हाथ या पैर नहीं है वो आ जाते हैं, जिनको केयर ग्रुप में, जिनको हमेशा दूसरों की हेल्प की जरूरत रहती है। एंड इसी के अलावा मैं बार बार टर्म को यूज में ला रही हूँ, प्रोफाउंड, हु दोज आर बेड रिडन। बेड रिडन मतलब कि जिनका मैंने बोला कि बिलो हम कह सकते हैं 20 या फिर 25 IQ लेवल रहता है, बुद्धि लब्धि जिनकी क्या रहेगी, बिलो 25 या 20 रहेगी, और वो बेड रिडन रहते हैं, हमेशा बिस्तर पे रहेगी। और इनके लिए हमें क्या रहेगी, विल सर्च फॉर केयर गिवर्स। हम लोग इनके लिए केयर गिवर्स को, यदि फैमिली में इनकी टेक केयर करने के लिए है तो वो करेंगे, अदरवाइज हम लोग इनके लिए केयर गिवर्स करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। एक बार मैं दोबारा इसको थोड़ा सा ओवरव्यू अगेन दूंगी। प्री प्राइमरी क्लास को हमने लिया जिसका एज ग्रुप ये NIMH ने, NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड मैंने ऑलरेडी बताया है, NIMH ने क्लासिफाई किया इसको कि सबसे पहले क्लासेस में कौन सी ली है, प्री प्राइमरी, पूर्व हम बोलते हैं प्राथमिक, जिसका एज ग्रुप है 3 to 6 इयर्स। एंड 3 to 6 इयर्स के बच्चे जब प्री प्राइमरी क्लास को 80% एक्यूरेसी के साथ में पास कर जाते हैं या अचीव कर लेते हैं एक्टिविटीज को, तब हम उसको प्राइमरी फर्स्ट में डालेंगे। यदि बच्चा प्राइमरी फर्स्ट में अचीव कर लेता है तो सेकेंडरी में डालेंगे। यहाँ पर यदि बच्चा प्री प्राइमरी क्लास में, हमने 3 साल का बच्चे को टाइम दिया और 80% अचीव नहीं कर पाया है, नहीं वो सक्सेसफुली कार्य को सीख पाया, तो हम लेस देन, जैसे अगर 80% से लेस है तो हम उसको किस में डालेंगे, प्राइमरी सेकंड में, जिसमें 9 to 14 इयर्स का एज ग्रुप रहता है। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट कहाँ डालेंगे बच्चे को, प्री प्राइमरी से प्राइमरी सेकंड में डालेंगे। एंड जब मैंने बोला कि सेकेंडरी क्लास में बच्चे ने 80% के साथ, अगर 80% एक्यूरेसी से सीख लिया और प्री वोकेशन फर्स्ट में उसको भेज दिया, हो सकता है कि बच्चा सेकेंडरी क्लास में लेस देन 80% है, 80% परिशुद्धता के साथ नहीं सीख पाया, तो हम उसको प्री वोकेशन सेकंड में उसको भेजेंगे, जो कि 80% से कम सीखने वाला बच्चा। इसका एज ग्रुप 15 to 18 इयर्स है। प्री वोकेशन 1 वो क्लासेस है जिसमें बच्चा सीख जाता है ओवर 80%, जिसमें बच्चा प्री वोकेशन, जैसे प्री प्राइमरी फर्स्ट है, प्री प्राइमरी है, प्राइमरी फर्स्ट है, सेकेंडरी है, प्री वोकेशन फर्स्ट है, एंड वोकेशन है। जो भी फर्स्ट क्लास का हमारा लग रहा है उसमें हम उन बच्चों को भेजेंगे जो 80% परिशुद्धता के साथ सीखता है, और सेकेंड उन बच्चों के लिए जो कि लेस देन 80%, जो 80% परिशुद्धता के साथ नहीं सीख पाते हैं। हम लोग बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करें, तो हमें ये लेवल प्लस एज ग्रुप का पता होना बहुत ही जरूरी रहता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।